व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बहुत बड़े ख्वाब और बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर बरसे इक़्तिदार आई, लेकिन अब क्या कहें कि पाकिस्तानी मीडिया को तो खैर छोड़ दें, अपोजिशन को भी छोड़ दें, उनका काम ही ये तनकीद करना, लेकिन हुकूमत के अपने वज़रा, हुकूमत की अपनी टीम अब ये बात कहने लगी है कि इमरान खान साहब और उनका स्टाइल ऑफ लीडरशिप ये सब फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी अगर वाक़तन ऐसा ही हो रहा है कि इमरान खान जो है वो ये जंग हार रहे हैं, लीडरशिप की जंग, नया पाकिस्तान बनाने की जंग, इस पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव, इलामा इकबाल, कायद-ए-आज़म, रियासत मदीना, क्या क्या दावे नहीं किए गए, इनकी तरफ ले जाने की जंग। अगर वो ये हार रहे हैं तो ये अकेले इमरान खान की शिकस्त नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम की शिकस्त है, क्योंकि पहली दफ़ा किसी पार्टी को 30 सालों में सबसे हटकर, स्टेटस को से हट के, पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ की पार्टी, इन सब को छोड़ के एक नई पार्टी को वफाक में इतना बड़ा मौका दिया गया। अवाम, मीडिया, इदारे, इन सब की सपोर्ट इस पार्टी को हासिल रही और अभी भी हासिल है। मीडिया तो खैर को निकाल दें बीच में से, लेकिन बाकी लोगों की सपोर्ट इनको हासिल है, इदारों की सपोर्ट हासिल है। उसके बावजूद अगर इमरान खान साहब ने नालायक या कमज़ोर लोग जो हैं वो अपनी टीम में भर्ती किए, कमज़ोर लोग अपॉइंट किए, तो इससे बड़ा कोई क्राइम हो नहीं सकता। अगर मेरिट को तह तय उन्होंने खुद किया है तो इसकी जवाबदेही उनको आगे जहान में भी होगी और यहाँ पे भी होगी अवाम क्या है, क्योंकि लीडरशिप आपको जब अस्यूम करते हैं प्राइम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो, तो सबसे भारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप जो अपनी टीम बना रहे हैं वो इस काबिल भी है या नहीं, जिन वज़राए आला को आप लगा रहे हैं वो इस काबिल भी है या नहीं। क्या आपके नज़दीक ये बतमा नज़र है कि मैं छोटा ना हो जाऊँ या मैं बड़ा ना हो जाऊँ या मैं घट ना जाऊँ ना मैं बढ़ ना जाऊँ। अगर कोई बड़ा लीडर फॉर एग्ज़ाम्पल वज़ीर आला पंजाब बन जाता है या वज़ीर ख़ज़ाना बन जाता है या वो लाइमलाइट में आ जाता है अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से, अपने मशवरा देने की वजह से, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, तो ये सब जिम्मेदारियां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हैं, जिनको फवाद चौधरी साहब ने भी कल बरबला जिनका इजहार किया, उनके दूसरे MLA जिनमें राजा रियाज भी हैं और लोग भी हैं, ये सब लोग भी खुलेआम आप इसका इजहार करें। इत्तेहादी भी खुलेआम इसका इजहार कर रहे हैं। इत्तेहादी कभी छोड़ने की बात भी करते हैं, कुछ छोड़ भी रहे हैं, जैसे मेंगल साहब ने छोड़ दिया, वादा पूरा नहीं किया, अवाम से वादा पूरा नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने। पेट्रोलियम से लेके, आटे से लेके, चीनी से लेके, कोई चीज़ इस आवाम को जब जब सस्ती इस मुल्क में मैसर थी, अल्लाह ताला ने इस मुल्क में बहुत बरकत दी है कि यहाँ पे ये चीज़ें सस्ती थीं। चीनी वाफिर मिकदार में थी, आटा वाफिर मिकदार में था। कोरोना की वजह से पेट्रोलियम जो था वो माइनस में उसकी प्राइस गई हुई थी। लेकिन अभी मेरे हाथ में आपको मैं हुकूमत की नालायकी की दास्तान सुनाऊं कि अब ये रो रहे बैठ के सारे के जी, और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा। 9 ऑयल कंपनीज है जिन्होंने जी ये सारा ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कार्टेल बनाया, लेकिन हकीकत क्या है? मेरे सामने लेटर है 25 मार्च का हुकूमत पाकिस्तान का, जिसके अंदर जब कोरोना उस वक्त लॉकडाउन शुरू हो चुका था, वजारत पेट्रोलियम उसके अंदर ये लिख रही है, ये कह रही है कि ऑयल कंपनीज़ को कि आप ऑयल बाहर से ना मंगवाएं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 ऑयल तो कंज्यूम हुआ ही नहीं, तो हमारे पास वाफिर मिकदार में ऑयल होगा। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशनल एक्सप्लोरेशन एंड दिस रिफाइनरीज आर देयर डायरेक्टेड टू कैंसल देयर क्रूड इम्पोर्ट्स। तो ऑयल का बहरान आपने खुद पैदा किया, और बजाय इसके कि आप ये आप रियलाइज़ ही नहीं कर सके कि इस मुल्क के अंदर तलब और रसद कितनी होगी, इवन कोरोना को लेकर भी, ये भी आपकी पूरी लीडरशिप है। उसके बाद आपको यही समझ नहीं आ रही, आप बजाय खुद जिम्मेदारी लेने के, मिनिस्टर पेट्रोलियम पे जिम्मेदारी डालने के, अपने पे जिम्मेदारी डालने के, आपने वो भी एक इंक्वायरी बना के कह दिया कि नहीं जी ये तो उन कंपनीज का जिनको आपने खुद रोका हुआ है कि ऑयल इंपोर्ट नहीं करना, क्योंकि हमारे पास तो बहुत ऑयल मौजूद है। तो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस की दास्तान जो है व्यूज़ आपके सामने है, वो लॉकडाउन का मामला हो, वो सस्ती चीनी का मामला हो। मैंने अभी जो वफाकी वज़ीर हवाबादी ने जो रिपोर्ट पेश की है, ये तो खैर इस हुकूमत का कसूर नहीं, जो मैं बताने लगा हूँ आपको। मेरिट की धज्जियाँ जिस तरह इस मुल्क में उड़ रही हैं, ये बताया गया है कि इस कंट्री में कुछ 40% पायलट्स जो है, ये ज़रा सोचे आप, हम जो प्रवास करते हैं PIA के ज़रिए या दूसरी प्राइवेट एयरलाइंस के जरिए पाकिस्तान के अंदर, और आपको समझ आएगी क्यों बहुत से लोग जिनके पास ये पैसे होते हैं वो अफोर्ड करते हैं तो फिर वो PIA में सफ़र नहीं करते। उसकी वजह आपको समझ आएगी कि ये इंकशाफ हुआ है कि PIA के अंदर पायलट्स जो है उनके जाली लाइसेंस हैं, यानी वो उन्होंने जो एग्ज़ाम पास किया है पायलट का, वो PIA में पायलट बन गए हैं मुबैना तौर पर, वो बेसिकली उन्होंने उनकी जगह किसी और ने एग्ज़ाम दिया हुआ था। ये इस मुल्क में हो सकता है, और अगर ये चीज़ जो है ऑब्वियसली आगे जाके प्रूव साबित होगी कि ये सब कुछ हुआ है जो कि नज़ारा हुआ है, तो मुझे तो लगता है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के ऊपर ही जो है पाबंदी न लग जाए। आबिद राव साहब बहुत सीनियर ऑफिसर आप रहे पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, मेरे साथ मौजूद है। आबिद साहब, ये जो बड़ा अलार्मिंग इशू सामने आया हमारे कि 40% जो पायलट्स हैं बेसिकली इनकी डिग्रियां, इनका लाइसेंस ही जाली है।
तो ये लाइसेंस जाली से मुराद क्या, थोड़ा बताएंगे आप हमें? देखिए, आप इसको बैक ट्रैक कीजिए। ये कल्चर जो है ना जालसाजी का या फ्रॉड का, ये ऊपर से फ्लो करता है। आपके लिए 2002 में पाबंदी लगी कि या शर्त लगी कि जी आप ग्रेजुएट होंगे तो आप एमएनए एमपीए बनेंगे। तो कितने हमारे लेजिस्लेटर्स हैं जिनकी डिग्रियां जाली निकल आई, कि कितनियों की सब स्टैंडर्ड थी जिन्होंने मदारिस से इक्विवेलेंट वो डिग्रियां करवा के वो ले ली। मतलब तालीम के खिलाफ अगर आपकी पॉलिटिकल एलीट है तो फिर ये जालसाजी आपके हर डिपार्टमेंट में नजर आएगी। लेकिन मैं पूछ रहा था कि एयर मार्शल आबिद राव साहब के ये किस तरह जाली लाइसेंस से मुराद, यानी कि यही है कि किसी और ने उनकी जगह पायलट का एग्जाम दिया, जो फिजिकल एग्जाम होता है पायलट का जिसमें आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि आप जहाज उड़ा सकते हैं, ये किसी और ने दिया होगा? देखिए, एकेडमिक एग्जाम भी होता है, इसका बड़ा एक्सटेंसिव वो है। वो अगर आज के वजीर के मुताबिक उन्होंने कहा कि जी 860 पायलट में से 260 पायलट्स जो थे उनका इम्तहान ही किसी और ने दिया, ठीक है, आपने पकड़ लिया उनको। मैं इनसे पूछता हूँ, इनको पिछले साल ये बात पता चली थी, इन्होंने एक्शन क्या लिया, उनको सजा क्या दी, उनको जेल क्यों नहीं हुई, उनको जुर्माने क्यों नहीं हुए, उनके लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं हुए? अब ये नए जो सीईओ आए हैं अरशद मलिक, ये बहुत लायक और डिलीवर करने वाले आदमी हैं, मार्केटिंग का भी तजुर्बा है, फ्लाइंग का तो है ही। इन्होंने जब इनके खिलाफ डिग्री जालसाजी पे 600 आदमियों के खिलाफ एक्शन लिया, वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनकी बजाय इनको सस्पेंड कर दिया। तो अरशद मलिक साहब को जी अरशद मलिक साहब को सस्पेंड कर दिया। एक आदमी जो जालसाजी खत्म कर रहा है। ठीक है, ये तो बात ठीक है आपकी, लेकिन आबिद राव साहब ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान में ओवरऑल 280 पायलट जो है वो जाली लाइसेंस पे हैं, और इसका मतलब ये कि हमें यही नहीं पता कि उनको पता भी है कि नहीं पता कि जहाज उड़ाना किस तरह है, पार किस तरह कर रहा है, सिग्नल को कैसे फॉलो करना है। जहाज उड़ाना तो मोटर स्किल्स की बात है। द क्वेश्चन इज, देखिए आज जहाज इतने ऑटोमेटेड हैं कि वो मुहावरा ये है कि इवन अ मंकी कैन फ्लाई, लेकिन यू नीड अ पायलट कि खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए तो वो इन कंप्यूटर्स को ओवरराइड करे और मैन्युअली अपने जहाज को बचा के सेफली लैंड करवाए। अनफॉर्चुनेटली देखें, पीआईए के साथ जो है ना बहुत बुरा हुआ है। जब जमहूरी दौर आया है इसमें ओवर एम्प्लॉयमेंट हुई है, बिकॉज उन गवर्नमेंट ने क्रेडिट लिया कि जी हमने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की है। एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट की थी, उन्होंने एक सिख इदारे को करीब मर्ग पहुंचा दिया था। अच्छा, फिर अगली गवर्नमेंट आई नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने उनको निकाल दिया। राइट, अच्छा, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पॉलिटिक्स होती रहती है निचले लेवल पे, कारकुनों के लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है अगर पायलट जाली लाइसेंस पे, इसकी इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस क्या हो सकती है आबिद साहब? कहा ना, मेरी पूरी बात सुनिए। जी। अच्छा, उनको 97 में निकाल दिया गया, 2008 में फिर एक पार्टी की हुकूमत आती है, वो उनको रीइंस्टेट करती है और 12 साल की तनख्वाहें देती है। क्या पीआईए ये अफोर्ड कर सकती है ऐसी अयाशी? आप ठीक कह रहे हैं। वो पार्टी के थे उनको कर दिया गया, बिल्कुल ठीक। पैसे लेके एयर होस्टेसेस जो मैट्रिकुलेट भी नहीं थी उनको भेजा गया, और ग्रेजुएट होते हैं उनसे कहा इनको फॉरेन फ्लाइट्स पे लगाएं। आपके जो भी कंट्री मैनेजर्स थे वो उन नालायक आदमियों को एम्प्लॉय करके भेजा गया जिन्हें ना एविएशन का, ना टिकटिंग का, ना मार्केटिंग का, ना कुछ नहीं पता था, लेकिन पॉलिटिकल कनेक्शन थे। तो पीआईए के साथ बड़ी ज्यादती है इस मुल्क के साथ। सर ये बताइए इसकी इंटरनेशनल इंप्लीकेशन क्या होगी आबिद राव साहब? इंटरनेशनली इसको किस तरह देखा जाएगा कि 280 पाकिस्तान के पायलट जिनमें 150 पीआईए के हैं वो जाली लाइसेंस पे हैं, उनको ये नहीं हमें पता कि वो उनकी ट्रेनिंग भी हुई है कि नहीं सही? जी, उसका तो फिर यही है कि अगर किसी इंटरनेशनल कंपनी ने ऑडिट किया पाके और इनको डाउनग्रेड कर दिया, इनके फ्लाइंग ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए। आप देखें 10 साल पहले भी पीआईए के जहाजों पे पाबंदी थी, यूरोपियन बहुत सारी डेस्टिनेशन बंद हो गई थी बिकॉज इनकी मेंटेनेंस में मसला था। राइट, फिर वो इनके पीछे पड़ के इनको वो ठीक करवा के वो डेस्टिनेशन दोबारा। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल आबिद राव हमारे साथ, रिटायर आबिद राव हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, बड़ी खतरनाक बात है, मैं आपको मशवरा दूंगा कि हमें तो ये नहीं पता वो 150 पायलट्स या 280 ओवरऑल पायलट्स और 150 पीआईए के पायलट्स वो कौन से पायलट्स हैं जो जाली लाइसेंस पे हैं, जिनको ट्रेनिंग का नहीं पता, जिनको जहाज उड़ाने का नहीं पता। तो आपको तो मैं मशवरा ये दूंगा, वैसे भी कोरोना ना भी हो तो पीआईए से सफ़र ना कीजिएगा फिलहाल, क्योंकि कुछ पता नहीं, खुदा ना खास्ता आपके खाते में वही पायलट आए जो कि जाली लाइसेंस पे, जाली एग्जाम पे, जाली टेस्ट पास करके पायलट बना हुआ है। और ये ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी की ज़्यादती तो है कि उन्होंने शुतर बेमुहार लोगों को भर्तियाँ किया, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं खासतौर पर पीआईए के अंदर जो वर्कर ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी बदमाशी तो इनकी है। इनको तो बाय कोर्ट बाय लॉ जिस तरह स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया था इस मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटियों में पीस लाने के लिए, इनकी बदमाशियों को देखते हुए इनको तो फ़ौरन बैन कर देना चाहिए जो ऐसे क्रिमिनल पायलट्स को सपोर्ट करते हैं जिनसे फिर हवाई जहाज़ों के हादसे होते हैं जिनमें कई 100 लोग नहीं, उनके साथ हज़ारों लाखों ख़ानदान वाबस्ता है, वो तबाह हो जाते हैं।
मेरे साथ का जो पैनल मौजूद है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से बात करेंगे। सेनेटर वलीद इकबाल साहब मौजूद हैं, चौधरी मंजूर साहब मौजूद हैं। कोरोना के ऊपर ज़रूर बात की जाएगी क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि 30 से 40 लाख पाकिस्तान में केसेस और हज़ारों में अमवात हो सकती हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकराम साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का भी वेट करें। सबसे पहले चौधरी मंजूर साहब, इस हुकूमत के अपने वुज़रा जो हैं, अब ये उन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि इट्स अ फेल गवर्नमेंट। पेट्रोलियम का मैंने लोगों को बता दिया कि ये इतनी इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट है कि इनको यही नहीं पता कि कितना हमारी डिमांड या सप्लाई है। पेट्रोल को पहले खुद रोकते हैं इंपोर्ट करने से कंपनियों कह के, उसके बाद जब सस्ता पेट्रोल नहीं मिलता तो अब कह रहे हैं कार्टेल से किया था, हमें तो पता ही नहीं है। योर टेक चौधरी साहब। देखिए, बहुत शुक्रिया। बहरान के बाद बहरान है और ये जिस बहरान में हाथ डालते हैं उसको मजीद गहरा कर देते हैं। आप चीनी को देख लें, जब चीनी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई थी तो उस वक्त वो 70 रुपए की थी। जब इंक्वायरी रिपोर्ट आई फिर वो 75 की होगी। जब आप देखते चले जाएं, उसके ऊपर फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए कमीशन बना तो 80 की होगी, रिपोर्ट आई तो 85 की होगी, आज बिल्कुल गायब है। कल मुझे एक दोस्त बता रहा था कि बिल्कुल चीनी नहीं मिल रही है कहीं से भी। अच्छा, फिर उसके बाद दवाइयों का देख लें। इन्होंने कहा था कि वजीर को सैक किया, 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। दवाइयों का देख लें, वो 200 से 500% उसमें इजाफा हो गया, आज तक कुछ नहीं हुआ। फिर आप आटे को देख लें, गंदम को देख लें, वो आज सूरत हाल क्या है। दिन ब दिन वो बहरान गहरा होता जाता है, एक महंगाई होती चली जा रही है, एक बहरान गहरा होता जा रहा है, लोगों के पास पैसे, हाथों में आटा नहीं मिल रहा। फिर अभी आपने ये जो दिखाया है, ये रोज इन्होंने कितने दिनों का तमाशा लगाया हुआ है। और ये उस वक्त सस्ते पेट्रोल का, जी सस्ते पेट्रोल का, ये उस वक्त लेटर लिखकर रोक रहे हैं लोगों को, जब दुनिया के अंदर जो कहा ये जा रहा था कि बस उठा लें, मुफ्त में उठा लें हमारे पास। और उस वक्त तो चाहिए था कि ये कहते कि जिसके पास जितनी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बाहर से तेल मंगवा के भर ले, उसमें मुनाफा ही मुनाफा था और उसको बिल्कुल नहीं। तो आपके ख्याल में हुकूमत क्या इतनी इनकम्पिटेंट है कि उनको यही नहीं पता कि उन्होंने किस मौके पे किसी को स्टोर करना है, किस चीज को आने देना है, किस चीज को रोकना है? उनको ये कह रहे इतनी इनकम्पिटेंट है? मैं ये कह रहा हूं, मैं तो इससे भी आगे कह रहा हूं। देखिए, पहली बात है कि इनके पास कोई विजन नहीं है। अगर विजन नहीं है तो फिर पॉलिसी भी नहीं है, और पॉलिसी के बाद फिर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, प्लान नहीं है इनके पास। इन्हें पता नहीं है करना क्या है। 2 साल हो गए। मुझे ये बताएं, कभी कोई पाकिस्तान की तारीख की हर गवर्नमेंट उठाकर देख ले, जो कुछ उन्होंने किया पहले 2 साल में किया है। भुट्टो साहब आए 2 साल के अंदर, आइन बना 2 साल के अंदर, यहाँ पे लेबर रिफॉर्म्स आई 2 साल के अंदर, किसानों की रिफॉर्म्स आई 2 साल के अंदर, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आई 2 साल के अंदर। अगर यहाँ पे पहले 1972 में मुल्तान के अंदर वो न्यूक्लियर के ऊपर एक साइंटिस्टों की कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो बुनियाद थी, बुनियादी तौर पर। 2 साल में डायरेक्शन तो चलती है ना, पता चले और कुछ ना भी करें अपना। भुट्टो साहब को छोड़ दे, नहीं भुट्टो साहब तो बड़े अरसे से नहीं, कामरान साहब, फिर फायर फाइटिंग होती रहती है, फिर कुछ भी नहीं आप कर सकते। देखिए सर, मैं नतीजा क्या है, नतीजा क्या है, एक मिनट में। जी, जब नीचे से बहरान पैदा हुआ है तो ऊपर से पहले तो रूलिंग क्लासेस फटती हैं, फिर इदारे आमने सामने रियासती आ जाते हैं। फिर सर बिल्कुल, ये आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा हुकूमत से भी जानना चाह रहा हूं। चौधरी साहब, बिल्कुल आप ठीक है, जो है वो हुकूमत जो है वो वज़रा आपस में आमने। देखिए, मैं टू बी फेयर विद इमरान खान, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, वो तो 1959 से एक्चुअली बड़े अहम पोर्टफोलियोज बने। उनको हुकूमत का, पावर का एक तजर्बा था, तो उनके लिए इतनी आसानी मुश्किल नहीं हुई जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे 1971 में, इवन बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन 2 साल में डायरेक्शन वाज़ेह हो जानी चाहिए थी इस हुकूमत की, जो उसके अपने वज़रा अब ये कह रहे हैं कि नहीं हो रही। वलीद इकबाल साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी खुल के बातें की, आपकी काबीना में कल बड़े खुल के बातें हुई। आज प्राइम मिनिस्टर ने वज़रा को वार्निंग भी दी है कि 6 महीने में परफॉर्मेंस बेहतर कर लें। सर, बात यह है कि एक शऊर की अदालत होती है, उस शऊर की अदालत में जैसे फवाद चौधरी हैं या दूसरे लोग हैं, वो अपनी शऊर की अदालत के पॉइंट ऑफ व्यू में आवाम के सामने बात कर रहे हैं। मैं भी आज आपके शऊर की अदालत को और शऊर को अपील करते हुए कहूँगा, क्या आप सेटिस्फाई हुए कि जो ख्वाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोटर के आगे सेल आउट किया था, उस पाकिस्तान का जिसमें मेरिट हो, उस पाकिस्तान में इसमें नेपोटिज्म ना हो, उस पाकिस्तान में जहाँ पे मेरिट पे तकर्रियाँ हों, तो पंजाब से लेके ऊपर तक जो हम तकर्रियाँ देखते हैं उसमें मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसको आपके अपने मिनिस्टर्स भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने किसी लोगों के कहने पे कमज़ोर लोगों को कमज़ोर पोजीशन पर लगाया, अपने आप को कमज़ोर किया। वुड यू एग्री टू दैट? और आपको लगता है 6 महीने में सब कुछ ठीक हो सकता है जब 2 साल में डायरेक्शन आपकी अभी वाज़ेह नहीं है? हाँ जी, मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता। फवाद चौधरी साहब अपनी राय रखते हैं और उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, उस राय से इख्तलाफ हो सकता है।
और मेरे ख्याल में अगर वो फवाद चौधरी साहब को भी जब कैबिनेट में कल पूछा गया, अब मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था इसलिए कैबिनेट में क्या बात हुई इसका तो मैं नहीं जानता और ना उस पर तबसरा कर सकता हूँ, लेकिन बकौल फवाद चौधरी साहब के उन्होंने कहा कि जी पूरा इंटरव्यू तो देख लें। अब पूरा इंटरव्यू मैं भी आपसे दरख्वास्त करता हूँ वो देखें जी, देखा हमने। अब पूरे इंटरव्यू में एक जगह पर एक मकाम पर चलें, अब मैं आपको याद कराता हूँ, एक मकाम पर वड़ाइद साहब उनसे पूछते हैं कि आपने कोई मशवरा नहीं दिया तो या मशवरा नहीं देते, तो उनका जवाब ये था फवाद चौधरी साहब का कि जी मैं इस तरह से जिस तरह मैं हंस रहा हूँ, हंस के उन्होंने कहा नहीं जी मेरे मशवरे फ़ारग हैं, मेरे मशवरे नहीं लिए जाते, मतलब इस तरह की कोई बात उन्होंने की। जी जी। तो इससे तो ये भी अखज़ किया जा सकता है। मैं और बातों पे भी आता हूँ जो आपने की हैं, वो जो उन्होंने कहा कि कमज़ोर टीम डाल दी या ये डाल दिया वो डाल दिया, सिर्फ इससे ले लें, मुझे तो ये तासुर मिलता है, मैं अपनी इंप्रेशन आपको बताता हूँ, मैंने भी इंटरव्यू देखा है आप जिस तरह आपने देखा है। लेकिन वली साहब प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया, प्राइम मिनिस्टर ने तंबीह की है मिनिस्टर्स को कि 6 महीने परफॉर्मेंस नहीं करे अपनी, वरना फारिग हो जाएंगे। नहीं वो उन्होंने कोई वो एक अलहदा बात थी जो कैबिनेट में उन्होंने वैसे ही करनी होगी, लेकिन यहाँ ये बात जो थी इससे मैं जो अखज़ करता हूँ ये है कि गवर्नमेंट बनी, फवाद चौधरी साहब स्लिप में खड़े हुए थे कि उनको क्या चाहेंगे और ये होगा, वो को थर्ड मैन की बाउंड्री पर भेज दिए गए, तो वो अपनी कोई धिड़की की भड़ास निकाल रहे होंगे। ये एक इस इंटरव्यू से बड़ी आसानी से लेकिन वली साहब आप फवाद चौधरी को एक लम्हे के लिए साइड पे लगा दें, सर अगर आप फवाद चौधरी को एक लम्हे पे साइड पे रख भी दें, फवाद चौधरी अगर ये ना भी कहें तो पाकिस्तानी मीडिया और मैं आपको ये कहता हूं कि पाकिस्तान में कमजोर तरीन टीम लगाई गई, उसके सबसे बड़ी कमजोर टीम तो आपने पंजाब में लगाई है, जहां पे आपके 8 वज़ीर आला फिर रहे हैं, 8 ग्रुप्स फिर रहे हैं। अगर ये आपको और प्राइम मिनिस्टर को नजर नहीं आ रहे तो बाकी तो लोग अंधे नहीं है कि आप कहते हैं कि मेजॉरिटी अंधी है, आप कहते हैं वसीम अकरम प्लस, वो कुछ भी कर लें आप, वसीम अकरम प्लस नहीं बन सकते इन 2-3 सालों में, उसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए उनको भी, उनके ऊपर आप ट्रेनिंग लगेगी 10 साल की। पंजाब को मजाक थोड़ी है, इसको मजाक बनाया आप लोगों ने। देखें जी, नहीं वो अब आप उसमें कोई अपना कोई बिटवीन द लाइंस जितनी मर्जी मीनिंग्स निकाल लें वो निकाल लें। मैं तो सीधी बात, वो अल्फाज जो कहे गए, मैं आपने पूछा है ना, तो मैं उससे एग्री करता हूँ या नहीं। अब एक सबसे पहला सवाल जो बड़ा उछाला गया, वो पहला सवाल ही ये था कि जी तब्दीली का वादा था और क्या तब्दीली पे पूरा नहीं उतर सकी गवर्नमेंट, तो वो क्यों नहीं उतर सकी और उसके लिए कौन कसूरवार है। उसका फवाद चौधरी साहब ने एक लंबा चौड़ा जवाब दे दिया कि जो भी था। वली साहब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, फवाद साहब को निकाल दें, आप मुझे बताइए तब्दीली कहाँ है सर, आप बताइए। मैं अपने आपसे सवाल पूछता हूँ, ये सवाल सुहेल वड़ाइद साहब ने मुझे पूछा होता या आप मुझे पूछें तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, सबसे बड़े 2 सुतून गवर्नमेंट की, मैं अभी तो कह रहा हूं सबसे बड़े 2 सुतून गवर्नमेंट की पॉलिसी के, हमारे मंशूर के जो 22 साल से नहीं बदले, वो करप्शन से आज़ाद निज़ाम और ताकतवर और कमज़ोर को कानून की निगाहों में बराबर करना है, अकाउंटेबिलिटी, शफाफियत, करप्शन फ्री। अच्छा, अब मुझे आपसे एक सवाल करना है, इसके ऊपर आपसे मुझे सवाल करना है सर, मुझे आपसे एक सवाल करना है, कोई आपसे डायलॉग ही करना पड़ेगा ना तो बात आगे बढ़ेगी। अभी तो पिछले सवाल का जवाब ही नहीं पूरा हुआ। वो क्योंकि टाइम ही किला था, मैं जो आप पॉइंट रेस कर रहे हैं मैं उस पर जा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूं, मेरा सीधा जवाब एक जुमले में है इन सारी बातों का कि रोम एक रात में नहीं बनता सर, और खासकर ये मामले जो हैं, अब आप अगर वली साहब डायरेक्शन दुनिया जहान में 100 डेज में आ जाती है, आपको 2 साल हो गए। मेरा सवाल सुन लीजिए, आप कह रहे हैं जी आपके 2 सतूनों को आपने करप्शन को लेकर आपने कहा कि जी वो तो हम होने नहीं देंगे, और अमीर गरीब का फर्क जो आपने कहा, वो अमीर गरीब में बाद में आता हूँ। आपने शुगर के ऊपर रिपोर्ट तो बना दी, मीडिया ने इतना प्रोटेस्ट किया और इतना बहरान हो गया, अभी तक उस पर इंप्लीमेंट तो खैर बड़ी दूर की बात, चले वो भी आप कर लेंगे 10 दिन बाद 15 दिन बाद, जहांगीर तरीन बाहर चलेगा उसको भी छोड़ दें आप। मुझे इस सवाल का जवाब दें कि जब हुकूमत खुद कह रही है और सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स कह रही हैं कि 60 रुपये पे चीनी, 70 रुपये पे चीनी बिकनी चाहिए, आप आज की डेट तक आम आदमी को इस करप्शन से नहीं बचा सके, वो आज भी 80-85 रुपए सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर पे कर रहा है। तो आपने करप्शन कहाँ रोकी है? आप तो देख रहे हैं आटा भी महंगा मिल रहा है इस मुल्क में, नजायज़ लोगों की जेब से जा रहा है, चीनी नजायज़ लोगों की जेब से जा रही है, और आप देख रहे हैं। तो आपने करप्शन नहीं की तो आप करप्शन रोक भी तो नहीं सके। इस बेस पे आपको कहाँ वोट मिलेगा नेक्स्ट टाइम? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। देखें जी, वोट कहाँ मिलेगा या कहाँ नहीं मिलेगा, उसमें 5 साल की पूरी कारकर्दगी वोटर ने देखनी होती है, और उसकी एक मिसाल जो मौजूद है वो खैबर पख्तूनख्वा की है 2013 से 2018 की। और आपने देख लिया कि तारीख़ में उस सूबे के जो है कभी कोई जो है पार्टी 2 बार अपना लगातार कंसेक्यूटिव जो है वो दूसरी दफा इलेक्ट नहीं हुई, लेकिन पीछे ज्यादा बड़ी मेजॉरिटी से इलेक्ट अब की बात कर रहा हूं, आपके लास्ट 2 इयर्स की बात कर रहा हूं ना, मैं अभी आपकी 2 साल की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं, मेरा जवाब ही यही है। मेरा तो जवाब, आपका जवाब क्या है? मेरा तो
जवाब ये, मेरा जवाब है ये, मैंने पहले भी कहा, आपने, आप तो मैं कह रहा हूँ ना, जवाब देने ही नहीं दे रहे, तो जवाब मैं दूंगा तो आपको पता लगेगा मेरा जवाब क्या है। मैं वड़ाइच साहब के उस पहले सवाल का और आपके सवाल का जवाब भी यही देना चाहूँगा, जिस वजह से मेरा फवाद चौधरी साहब से आपको इख्तलाफ नजर आएगा कि भाई रोम एक रात में नहीं बनता, और जहाँ आपने अकाउंटेबिलिटी करनी हो, जहाँ आपने वलीद इकबाल साहब, मुझे वहाँ एक प्रोसेस होती है। मैं आगे जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे सवाल दोबारा छोड़े जा रहा हूँ, आपके पास टाइम बहुत हो गए, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट, सवाल दोबारा ही छोड़े जा रहा हूँ। मैं तो ये आपको कह रहा हूँ, जब मुझे आप इसका जवाब नहीं सर, आप मुझे इसका जवाब देना, आप मुझे एक बात का जवाब, चीनी आप क्यों नहीं 70 पे ला सके? चीनी की रिपोर्ट आई कभी किसी, उसका क्या फायदा हुआ? उसका फायदा क्या हुआ जब अवाम 85 रुपए दे रही है चीनी पर किलो? बहरान दूसरों के जमाने में भी हुए, किसी ने कोई अपना उसके यार वो तो बुरे लोग थे, वो रिजेक्ट हो गए यार, वो बुरे लोग थे, किसी ने किया वो। आप अपनी हुकूमत को डिफेंड करने के लिए नवाज शरीफ कर रहे हैं, आपको नवाज शरीफ का बयान लेना पड़ा। मैं कह रहा हूं कि उसको, उस पे अमल दरामद शुरू हुआ, उस पे अमल दरामद शुरू हुआ, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे आया, उसको अपना खारिज, वली साहब, असल में मैं शायद मैं एडमिट मैं आपको समझा नहीं पा रहा, मैं शुगर रिपोर्ट की इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं आपसे कर रहा सर, दोबारा सुन लीजिए, 7वीं दफा आपको बता रहा हूं कि आप तमाशा देख रही है हुकूमत। पिछले 6 महीने से वो चीनी जो 60 रुपए 70 रुपए किलो बिकनी चाहिए थी, और ये हुकूमत किस लिए बैठी हुई है वहां पे, जो इनकम टैक्स ले रही है हमसे, जिसने वोट लिया है, उसने मेक श्योर करना था। शुगर रिपोर्ट को भाड़ में गई जी, इंप्लीमेंट आप करेंगे जब पकड़ेंगे। मैं तो आपसे ये बात कर रहा हूं कि जो 70 रुपए की प्राइस थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको पाबंद किया गया 70 रुपए करे, फिर भी आप नहीं कर सके, अरबों रुपए लोगों की जेब से गया। इसका जवाब दे, इमरान खान नहीं है तो और कौन है? प्राइम मिनिस्टर नहीं तो और कौन है? आप नहीं है तो और कौन है? आपने जेबों से निकलवा लिए पैसों, देख रहे हैं आप। मैं हुकूमत तो नहीं हूं भाई साहब, जब कार्रवाई, भाई साहब मैं हुकूमत नहीं, आप भाई साहब हुकूमत। सर कार्रवाई का जब देखें, सर कार्रवाई हो रही है, जुर्म के इर्तिकाब के नतीजे में ये हुई है। नहीं सर, नहीं आप मिक्स तब लोग जुर्म नहीं करेंगे, फिर ये होगा। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं शुगर की कंपनीज के ऊपर, मैं बात कर रहा हूं शुगर जो महंगी बिक रही है जी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप क्यों नहीं उसको पॉइंट को दे भाई साहब? चले मैं सर आगे आता हूं, मैं आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं आपके पास वली साहब, दोबारा आ रहा हूं आपके पास। यही सवाल 9वीं दफा करूंगा मैं शुगर रिपोर्ट की कार्रवाई की बात नहीं कर रहा आपसे, वो तो तब होगी जो होगी। जो शुगर जा रही है 85-90 रुपए ब्लैक में, आपकी हुकूमत क्या कर रही है? क्या ब्लैक गवर्नमेंट है आपकी जो, या ब्लैंक इसको नजर ही नहीं आ रहा? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, शुगर रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, वो तो आप करेंगे इंप्लीमेंट। तारिक फजल चौधरी साहब, आज ख्वाजा साद रफीक साहब की हुकूमत पे तनकीद और आखिरी जुमला मुझे समझ नहीं आया, जरा पहले ये समझा दें मुझे, सुरमाई जी, साद रफीक साहब ने क्या कहा? वो बाकायदा नकलें उतारते थे कि कशकोल लेकर फिरते हैं और मुझे शर्म आती है, मैं तो खुदकुशी कर लूंगा। अल्लाह ना करे वो कभी खुदकुशी करें, लेकिन आपने पाकिस्तानी कौम को खुदकुशियों पे मजबूर जरूर करती। आपको मुकाबला करना था भूख का, बेरोजगारी का, गुर्बत का, नाइंसाफी का। आपने मुकाबला किया सिर्फ अपोजिशन का। हमें आपने चोर डिक्लेयर नोटिफाइड कर दिया। आपके वुज़रा जो एक दूसरे के बारे में आके मीडिया पे बात करते हैं, ये तो कभी तमाशा देखा ही नहीं है। जितनी तजलील हमने वुज़रा आज़म की है, वो वक्त आने वाला है कि वजारत उस्मा देने वाले वजारत उस्मा लेके फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं हो। कौन वजीर बने भाई? हुक्मरानी का कंबल आपकी जान नहीं छोड़ेगा, जान छुड़ाएंगे। हुकूमतें आती जाती रहती, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि इसका सोल्यूशन क्या है। आप समझते हैं कि आपके अलावा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो हर वक्त होते हैं, पर इस पर एक मुश्किल है, ये भी अवेलेबल नहीं है, हम भी अवेलेबल नहीं है। ये सिचुएशन पाकिस्तान में जमहूरियत को डिरेल कर, सर आपसे नहीं चलता, आप एनडीएमए के सपोर्ट कर दें। राइट, ये इतना सख्त बयान जो दिया हुकूमत के ऊपर और बाकी चीज़ों पे, तारिक फजल साहब थोड़ा आप लेट आए, लेकिन योर कमेंट ऑन दैट। देखिए, मैं बिल्कुल साद रफ़ीक साहब की बात के ऊपर बड़ी सीधी सी बात उन्होंने की है, ज़रूर कमेंट करूंगा, लेकिन अभी जो आपने तकरीबन को 10 मिनट लगाए हैं वलीद इकबाल साहब से और 8 दफ़ा तकरीबन आपने एक ही सवाल पूछा है, तो मैं उस पर बहुत मुख्तसर ये गुजारिश करूंगा कि वलीद इकबाल साहब का ताल्लुक़ जिस शजरा से है, उन्हें आप इस तरह की मुश्किल सूरत हाल में ना डाला करें। झूठ बोलना उनके लिए मुश्किल होता है और सच्ची बात वो कर नहीं सकते। आप सवाल कर रहे हैं सीधा सा कि यार 60 रुपये की चीनी बिकनी चाहिए, वो 90 रुपये की क्यों बिक रही है? वो कभी के पीके चले जाते हैं कि जी दूसरी दफ़ा हम इलेक्ट हुए हैं, कभी वो फवाद चौधरी के पीछे छुप जाते हैं, कभी वो बेचारा क्या कर रहे हैं, और अभी तक वो इस गलतफहमी में मुब्तला हैं कि पीके में या पाकिस्तान में 2018 में इन्हें किसी कारकर्दगी या किसी खुशफहमी की बुनियाद पर वोट मिले हैं। अभी तक उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें वोट कैसे मिले हैं और के पीके में दोबारा वोट लोगों ने उन्हें दिए हैं या नहीं दिए। के पीके ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे भी बहुत दोस्त हैं वहाँ पे, उनसे जाके कभी पूछ लें कि क्या लोगों ने उनको वोट दिए हैं या कैसे वहाँ पे वो जीते हैं।
और ये जो बात बार बार आप कर रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास कि भाई चीनी अगर 60 रुपए की मिलनी चाहिए तो 90 रुपए की क्यों मिल रही है। रिपोर्ट तो इतना बड़ा मजाक है ये जो चीनी की, और ये जो रिपोर्ट आई है जहांगीर तरीन साहब, और ये 1980 से शुरू कर दिया उन्होंने जनाब। वो एक शख्स सफ़र कर रहा था ट्रेन पे, बल्कि एक नहीं था, उसके साथ उसके दोस्त भी थे, तो जब टिकट चक्कर आया तो वो सारे छुप गए। उसे एक शख्स नज़र आ गया कहीं, तो उसने उसे पकड़ा, उसने कहा टिकट, उसने कहा नहीं है, उसने कहा आपको मैं अरेस्ट कर रहा हूँ। उसने कहा 1 मिनट, उसने कहा भाई सारे बाहर निकलो, हम पड़े गए हैं। यानी 1980 से जब आप शुरू कर देंगे, इसका मतलब यह है कि आपने कुछ नहीं करना, सारे पड़े गए हैं भाई, जो चोर सामने है उसे नहीं पकड़ना, सारे पड़े गए हैं जनाब। 1970 से शुरू कर दें, 1947 से शुरू कर दें, बड़ा एहतसाब कर रहे हैं। एहतसाब के नाम पे जो मजाक इस दौर में हुआ है, जो मजाक इस दौर में एहतसाब के नाम पे हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत बोल पड़ी है यार ये एहतसाब के निज़ाम पे मजाक को बंद किया यार। आपको तो रिलीफ दिया इमरान खान साहब ने, इसके से नाम निकाल दिया आपका तारिक भाई, और क्या चाहिए। आपकी क़यादत को बाहर भेज दिया सेफ एंड साउंड। एहतसाब के नाम पे मजाक तो हुआ है, लेकिन आपको फायदा हुआ है उसका। जी कामरान साहब, जी कामरान साहब, गुजारिश ये है मेरे भाई हाँ जी कि अगर आप इनफरादी एक एक चीज़ या एक एक वाकया, एक एक फैसला डिस्कस करेंगे तो इतना आपके प्रोग्राम में टाइम नहीं होता। ठीक है, चले मैंने वैसे कमेंट कर दिया, जारी रखें आप। रहा हूँ जी जी कि जितना अपोजिशन के साथ एहतसाब के नाम पे जो भोंडा मजाक हुआ है, और वो पाकिस्तान के अवाम के साथ हुआ है, जो वक्त ज़ाया किया गया है, शफाफियत की जो बात हो रही है, ये एक नहीं कई प्रोग्रामों में आपके बात हो चुकी है। यार जो दवाइयों की जिसने सबसे बड़ी करप्शन की है, उसे आपने पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दिया है, वलीद इकबाल साहब उसके अंडर काम कर रहे हैं। खेड़ी बातें कर रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। एहतसाब शफाफियत, एहतसाब शफाफियत, एहतसाब शफाफियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जो अपना KPK की बात कर रहे हैं ना, हमें वहाँ से वोट मिले हैं, जो BAT वहाँ पे बनी है, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें और 2 टोक दे दें कि यार वहाँ पे जो इंक्वायरी की जा रही है करप्शन, मैं आपको एक बात बताऊं सर, एक बात बताऊं आप दोनों को, मैं एक बात बताऊं तारिक भाई और चौधरी मंजूर साहब, सर मैं आपको एक बात बताऊं, आप अब कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तहरीक इंसाफी है। स्याह करें, सफेद करें, अच्छा करें, बुरा करें, दे आर द ओनली ऑप्शन एक्सेप्टेबल फॉर ऑल द कंसर्न पीपल ओवर हेयर। तो आप लोग ऑप्शंस नहीं है, आप कुछ भी कर लें, ऊपर से नीचे होकर भी आ जाए। पंजाब में आपकी मेजॉरिटी, सुन ले सर, पंजाब में आपकी मेजॉरिटी थी इलेक्शन पे, लेकिन आपकी वज़ारत आला नहीं बनी, आप एक्सेप्टेड नहीं है। ये मैं समझाता हूँ आपको ब्रेक से वापस आके कि आप एक्सेप्टेड नहीं है, तो आप बिला वजह जो है उनको करने दें, जो कर रहे हैं अच्छा है। तबाह अवाम ऑप्शन ही है सिर्फ, सारी दुनिया पूरा पाकिस्तान जानता है कि PTI इज़ द ओनली ऑप्शन। स्याह करे, सफ़ेद करे, बंदों को मारे या ना मारे, चीनी सस्ती दे ना दें, पेट्रोल सस्ता दे ना दें, मुँह से आटा छीन लें, दे आर द ओनली ऑप्शन। और लोग समझते हैं यही बात सच है, और आप लोग वैसी फार्स है। एक ब्रेक लूंगा जी। लो जी व्यूअर्स, बहुत वार्म वेलकम बैक। पूरी दुनिया के बड़े बड़े दिमाग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज लंदन, हार्वर्ड, ऑस्ट्रेलिया के रिसर्च सेंटर्स, वो अभी परेशान है कि कोरोना का इलाज कैसे निकाला जाए। लेकिन हमारे जो हुकूमती MNA रियाज फतियाना, उन्होंने कहा है कि टिड्डी दिल खाने से हो सकता है कि उनको रिसर्च पता चली है, पता नहीं उन्होंने अपने इलाके में कराई है, डिस्ट्रिक्ट में, कोरोना का इलाज निकला है। वो जो हमला करती है हुकूमत, जो नाकाम हो गई, ज़राअत का हमला हो गया, अरबों रुपए का नुकसान है वो वहाँ पे पाकिस्तान को, वो खा रहे। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि कोई शख्स किस तरह ही बात कर सकता है, और हुकूमत का MNA, लेकिन आपको यकीन नहीं आ रहा तो उन्होंने और कहीं नहीं किया, उन्होंने कहीं वो थड़े पे नहीं बात की, कौमी असम्बली में खड़े होकर बात की। आप भी सुने टिड्डी दल के बारे में। तो एक आम मफरूज़ा है कि अगर इसको खाया जाए तो कोरोना वायरस का बेहतरीन दिफा किया जा सकता है। इसकी अगर रिसर्च करवा ली जाए और ये साबित हो जाए कि टिड्डी दल खाने से कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ मजबूत क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है, तो पाकिस्तानी कौम खुद ही इसका तिया पांचा कर देगी, हुकूमत को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राइट डॉक्टर साहब, ये मशवरा तो वैसे पूरी दुनिया में जाना चाहिए जो रियाज फतियाना साहब ने दिया है। टिड्डी दिल खाने से आपको भी, आप कोरोना पॉजिटिव हैं, आपको टिड्डी दिल भिजवाई जाए, शायद आपको कोई अफाकियत ज़्यादा जल्दी, वैसे तो माशाल्लाह बिल्कुल हशाश पिशाश लग रहे हैं मुझे, लेकिन जल्दी रिकवर हो जाएगा अगर टिड्डी दिल खा लेंगे। यार मेरे भाई मेरे तक ये कीमती मशवरा थोड़ा लेट पहुंचा है। मैं कल ही अल्लाह के फजल से नेगेटिव हो गया हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी दिल से हुई मुझे। ऐसे खामखा इंतज़ार किया है। अच्छा तो थैंक यू, आप भाई हैं। ये तो खामखा मैंने 20 दिन मतलब ज़ाया किए, ऐसे तो टिड्डी दिल पकड़वा के जल्दी हो जाता। 2 दिन में आपसे मेरी परसों बात हो रही थी डॉक्टर साहब, क्या मजाक हो रहा है डॉक्टर साहब, आपसे मेरी परसों बात हो रही थी। एक मिनिस्टर ये कह रहा है जी जी
तारिक भाई आपसे मेरी परसों बात हो रही थी ना, तो आप मुझे बता रहे थे कि ये विटामिन खाए, ये विटामिन खाए। क्या है यार, आप भी रह गए, मैं भी रह गया, टिड्डी दिल खाए। रियाज फतेहाना साहब कह रहे हैं हुकूमत के एमएनए, तो कोरोना ठीक हो तो 5 साल, मैं तो कहता हूँ 5 साल मेडिकल कॉलेज वाले 5 साल की तालीम भी हमें ये नहीं बता सकी कि टिड्डी दिल के क्या क्या फ़ायदे हैं। और एक वज़ीर मौसूफ कह रहे हैं कि कोविड-19 में 19 पॉइंट्स होते हैं और हर मुल्क में अपना पॉइंट अपने तरीके से असर करता है। हुकूमती जो मेंबर है और बड़े ऑनरेबल हैं फतेहाना साहब, बड़े समझदार आदमी हैं। और हुकूमत में जाके जनाब बड़े बड़े लोग आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं तारिक भाई, हुकूमत में जाके। अभी चौधरी साहब है ना, कल मैं देख रहा था, ये तो आपने सुना दिया फतेहाना साहब को। जी कल मैं रियाज साहब को सुन रहा था फैसलाबाद से, वो ये कह रहे थे टीवी प्रोग्राम में कि जनाब हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है, हमारी ब्यूरोक्रेट्स बेइज्जती करते हैं, हमारी पार्लियामेंट के अंदर बेइज्जती हो रही है। ये अंदरूनी हालात हैं, ये पीटीआई के अंदरूनी हालात हैं, ये कोई अपोजिशन नहीं कह रही, ये इनके अपने मेंबरान कह रहे हैं, जिससे पता ये चलता है कि इनके अंदर कितनी। और उसकी वजह सिर्फ एक है, जो अभी आपके प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में गुफ्तगू हुई है कि इनके नारे क्या थे, इनके वादे क्या थे, और अमली तौर पे पंजाब की आपने बात की, वहाँ से लेके लोगों को इंसाफ नहीं दिला सके, लोगों को उनकी जो रोजमर्रा की अशिया है, बिल्कुल ठीक, कहाँ पहुँच गई। सर बड़ी वक्त की किल्लत है, आगे चलना है मैंने, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। चौधरी साहब तुसी तो टिड्डी दिल वैसी ले लो शुरू ही चीज, क्योंकि थोड़े अंडरलाइन कंडीशन खुदा ना खास्ता ना हो, लेकिन मैं लग रहा है तुसी 50+ तो हो, तुसी ले लो एहतियातन, ज्यादा की होएगा कुछ भी नहीं। मेरा ख्याल है पहले रियाज फतेहाना साहब ने खिलाया एक्सपेरिमेंट कर लें और फिर एक्सपेरिमेंट। और वो बेहतर ये था कि वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन अगर वो सबके सामने खाते कि ये देखें कितना अच्छा इलाज है। चौधरी साहब सीरियस क्वेश्चन, पंजाब के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कहा 6 महीने में वज़रा अपनी परफॉर्मेंस ठीक कर ले। आपको लगता है 6 महीने के अंदर बुज़दार साहब एटलीस्ट या दूसरे लोग जो है पंजाब के सूबे को मज़ीद अच्छे तरीके लीड कर सकते हैं, पहले से बेहतर, पहले से बेस्ट? देखिए, मैं इससे पहले एक टिड्डी दल पे एक सीरियस नोट पे बात करना चाहता हूँ। मुझे कि नवाब शाह के अंदर इस वक्त सुयर अटैक है पिछले 3 दिन से, और जो हुकूमत का इख्तियारा खड़ा है वो सखर में खराब खड़ा है, उसका कोई पायलट नहीं है, स्प्रे करना है, कुछ भी नहीं है जी, जिसने स्प्रे करना है। तो ये सीरियस अटैक है, और अब नवाब शाह से आगे वो मूव करेगा, चूंकि वो थर से उधर को नवाब शाह को मूव किया है, इसको थर जो है वो अगर बारिश और होती है तो उससे ज्यादा ये ब्रीडिंग सीजन शुरू होगा, और फिर वहां से वो तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन जो आपका सवाल है, मेरा ख्याल है कि ये खुद इमरान खान साहब को अपने आप से सवाल करना चाहिए कि उनकी 2 साल की, वो पहले किसी को छोड़ दें, पहले अपनी वो जज करें कि 2 साल में उन्होंने क्या किया है और 6 महीने में क्या कर सकते हैं। सो बाकी बुज़दार तो उनके वो लगाए हुए लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि देखिए, ये तेल वाला आपके सामने आ गया है जी, तो क्या आप किसी दूसरे को क्यों कभी किसी के पर डाल देते हैं, कभी किसी पर डाल रहे हैं, कभी आप फिर 6 महीने की बात है। कौन से 6 महीने भाई, अगले 6 महीने तो आपकी फायर फाइटिंग पे गुजर जाए तो बड़ी बात होगी। कौन सी फायर फाइटिंग? यहाँ बिल्कुल ठीक सर, ये क्विकली मुझे अब जाना है सेनेटर साहब के पास। वलीद इकबाल साहब, ये जरा पेट्रोलियम पे बात कर रहे हैं, ये लेटर मीडिया में आया है, इससे पहले हमें इल्म नहीं था कि आपकी हुकूमत ने पहले ऑयल कंपनीज को खुद रोका 25 मार्च को कि आप लोग ऑयल इंपोर्ट ना करें, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारे पास ऑयल कंज्यूम नहीं हुआ। उसके बाद जो है वो सारी कैलकुलेशन गवर्नमेंट की गलत साबित होगी, वजारत पेट्रोलियम की। ऑयल का पाकिस्तान में बहरान हुआ, और उस पर सोने में सुहागा हुकूमत जो है उनको ये पता ही नहीं कि हमने ही इंपोर्ट रोका था। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी कर दी जिसमें वो कह रहे हैं जी 8 से 9 कंपनियां जो है उन्होंने ज़ख़ीरा दोज़ी की है। तो क्या आपको इतनी बेसिक चीज़ का भी अपनी ही हुकूमत की पॉलिसी के बारे में आपसे मुराद वफाकी हुकूमत को नहीं पता कि हमने खुद रोका है, हमने खुद नहीं आने दिया ऑयल, और अब इसलिए बहरान पैदा हुआ है? तो ये तो बड़ी इनकम्पिटेंस नहीं है आपके ख्याल में, या आप समझते हैं कि नहीं? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने इस पर बात नहीं की, तो ये आपका सवाल, मेरा सवाल आपके लिए सिर्फ जी। नहीं जी, बिल्कुल ठीक है, इस मौजू पे कोई बात नहीं हुई उस वॉइस ऑफ अमेरिका वाले इंटरव्यू में। लेकिन मैं इसके बारे में आपको ये ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि ये जो रिपोर्ट है, और जिसके अंदर जो ऑयल कंपनीज़ और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं, जिन्होंने उसकी जो है हालांकि वाफिर मिकदार थी और उन्होंने नहीं वो कंज्यूमर तक पहुंचाई, उस पर कार्रवाई की हुई, कार्रवाई की सिफारिश भी है और कार्रवाई की भी जा रही है। ओगरा ने शो कॉज नोटिस वगैरह उनको भेज दिए हैं। ये ख़त जो है ये आप बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं। अच्छा। मैं आपको बता देता हूँ उस वक्त सिचुएशन क्या थी, मैं उससे वाकिफ़ हूँ। उस वक्त सिचुएशन ये थी कि यस, पाकिस्तान में पाकिस्तान की एक तो जो ऑयल की जो है जो खपत है या जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, कंजम्पशन जो ऑयल की है,
उसमें एक छोटा सा हिस्सा वो है जो मकामी सोर्सेज से जो है मिल जाता है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इम्पोर्ट होता है। और ये उस वक्त था जब वाकई डिमांड बहुत कम हुई थी, और ये जो 24 मार्च वो वक्त था जब वाकई जो है लॉकडाउन कुली तौर पर एक था पूरे पाकिस्तान भर में, जब सिनेमा हाउसेज और स्कूल्स और उसके अलावा निजी दफातर, सरकारी दफातर, सब कुछ बंद कर दिया गया था। ये वो 2 हफ्ते हैं, और तब सिर्फ ये कहा गया था कि आप जो है वो बाहर से ना लाएं, इंपोर्ट करें, क्योंकि जब डिमांड इतनी कम हो गई है तो लोकल सोर्सेज से आप ले लें, और लोकल रिफाइनरीज जो हैं वो लोकल सोर्सेज से लेके लोकली सप्लाई करें, ताकि इंपोर्ट और फॉरेन एक्सचेंज की इस्तेमाल पे कमी हो। ये इस वक्त का कॉन्टेक्स्ट, आपका पॉइंट आ गया, इसका ताल्लुक कोई आगे आने वाले बॉटलनेक से कोई ताल्लुक नहीं। मैं इस पे आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूं, मे बी यू आर राइट ऑन दैट, लेकिन चौधरी साहब योर टेक ऑन इट, ये लेटर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है पेट्रोलियम के ऊपर। अगर ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है तो फिर कंटेक्स्ट में कौन सा है? आप उस वक्त जब दुनिया में फ्री लोग कह रहे थे सिर्फ उठा के ले, आप इजाजत देते हैं कि जितना आप ला सकते हैं ले आए। इस वक्त तो कीमत ही नहीं है। सो इससे कंपनीज को भी फायदा होता, हुकूमत को भी फायदा होता, लोगों को भी फायदा होता। अब ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, कमाल की बात है। अगर ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट है फिर कंटेक्स्ट में कौन सा है? बिल्कुल ठीक है जी। अब ये क्विकली आगे चलना है चौधरी साहब, सॉरी मुझे क्विकली आगे चलना है, मुझे डॉक्टर साहब से भी बात करनी है, तारिक फैसल साहब से। तारिक भाई ये बता दीजिए कि आप लोग तो ऑप्शन नहीं है, आपको पता ही है पीपल्स पार्टी भी ऑप्शन नहीं है, तो आप इस हुकूमत को स्ट्रॉन्ग करें। अब इस तरह ये 5 साल पूरे कर रहे हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है अगले 5 साल पूरे कर रहे हो, आप लोग तो नहीं है ऑप्शन। आप लोगों ने तो इस मुल्क को लूटा है, आपसे कोई भी खुश नहीं है। मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, आपके वोटर तो खुश होंगे, आपको पंजाब में मेजोरिटी मिली, पीपल्स पार्टी को सिंध में मिली, लेकिन और बहुत से इंपॉर्टेंट लोग आपसे खुश नहीं है। यू आर नॉट द ऑप्शन, इनको सपोर्ट करें यार, और क्या ऑप्शन है? ये जो सही है, गलत है? जरदारी साहब ने कहा था कामरान भाई, सिर्फ मुख्तसर जी दो बातें हैं मुख्तसर तौर पे, कि जितनी क्विकली मजबूत हुकूमत को मिली हैं, पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत को नहीं मिली, उसके बावजूद ही अपने पाँव पे खड़े नहीं हो रहे। जब नहीं खड़े हो रहे, ब्रेक लूंगा जी। अपने पाँव पे खड़े होने के लिए कोई तजावीज़ सोचते हैं कि इनके पाँव पे किस तरह खड़े हो सकते हैं, लेकिन इनकी कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, किस तरह अपने पाँव पे खड़े होंगे, एक बड़ा अहम सवाल है। एक ब्रेक लूंगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, फिलहाल तो यही गवर्नमेंट है जिस पर आपको इत्तफाक करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि आगे आइंदा आने वाले हालात जैसे भी हों यही गवर्नमेंट स्टे करेगी, क्योंकि इनके बाजू भी मजबूत है और इनकी बुनियादें भी बहुत मजबूत है, और आवाम के लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।